हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की कार्यपत्रक नंबर 40 करेंगे। हमारा विषय है लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें आप पढ़ेंगे पाठ संस्थाओं का कामकाज और इस पाठ के अंतर्गत आप टॉपिक पढ़ेंगे नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 6 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप जानेंगे नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया के बारे में। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। बच्चों, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार होती है उस सरकार को केंद्र की सरकार या संघ सरकार कहा जाता है। और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। जो बच्चों केंद्र सरकार है, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? पहली है विधायिका। विधायिका का कार्य है कानून बनाना। जो विधायिका है इसका प्रमुख कार्य है कानून बनाना। दूसरी संस्था है कार्यपालिका, कानून का पालन कराने वाली। मतलब जो कार्यपालिका है ये जनता के द्वारा, विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करवाती है। तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून की सही समीक्षा करने वाली। जो कानून बनाए जाते हैं विधायिका के द्वारा, उनकी सही समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति बनाए हुए कानूनों को नहीं मानता है, विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को नहीं मानता है, तो उन्हें दंड देने का अधिकार भी न्यायपालिका को होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको नाम याद रखने हैं तीनों संस्थाओं के। पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। अब देखिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। बच्चों, इन राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने आदि की जिम्मेदारी होती है। ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करे, नागरिकों को शिक्षा प्रदान करे और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों? सरकार की। ठीक है, राज्य सरकार की राज्य स्तर पर होती है और केंद्र सरकार की सभी राज्यों के ऊपर होती है। ठीक है, वह कर मतलब टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। जो बच्चों इनकम टैक्स देते हैं लोग, उस टैक्स को इकट्ठा करना सरकार का कार्य है। और जो इनकम टैक्स इकट्ठा होता है उसके द्वारा सेना, पुलिस या विकास कार्यों पर खर्च करना जो संस्थाएं होती हैं इनका कार्य होता है। ठीक है, ये सरकार का कार्य होता है जो अपनी संस्थाओं के द्वारा करवाती है। इस तरह के कामों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये सभी कार्य किसके होते हैं? सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार किस रूप में कार्य कराती है? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें। देश के जो भी बड़े फैसले होंगे उनमें सभी देश के प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें। अब बच्चों देखो, जो अधिकारियों के बारे में बात कही गई है तो वो कौन कौन से अधिकारी हैं ये जान लेते हैं। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में कौन कौन है? देखो, पहले है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद और फिर होती है दूसरा है प्रधानमंत्री और तीसरी है संसद। देखिए, पहले हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। बच्चों, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, ये औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दूसरा है प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्रधानमंत्री को देश का प्रधान भी कहा जाता है और सरकार की ओर से जितने भी अधिकांश अधिकार होते हैं उनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तीसरी संस्था है बच्चों संसद। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो बच्चों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो किस सदन के सदस्य होते हैं? अभी हम वर्कशीट में आगे जानेंगे। आपको बता देती हूँ वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद के जो फैसले होते हैं इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं।
अब हम इसमें जानेंगे लोकसभा बनाम राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में। तो देखिए, हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं? राज्यसभा को, ठीक है। लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। अब देखिए, राज्यसभा को राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य मामलों में किसके पास होते हैं? लोकसभा के पास अधिकार होते हैं, सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। तो बच्चों, अगर किसी कानून निर्माण में या किसी कानून को पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में अगर मतभेद हो जाता है तो किसके मत को प्राथमिकता दी जाती है? लोकसभा के मत को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा पॉइंट है, पैसों के मामलों में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। राज्यसभा के पास इतना अधिकार है कि उस कानून को या बजट को सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रखेगी और सुझाव दे सकती है। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो सुझाव दे, लेकिन लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने, ठीक है। तो प्राथमिकता किसकी हुई? लोकसभा की, ठीक है। तो लोकसभा का पद ऊंचा हुआ। लोकसभा को अधिकार होता है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। तीसरा पॉइंट है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। जो लोकसभा है ये मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और ये भी अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास, कि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य अगर ये कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, है ना, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो बच्चों, आपने यहाँ जाना कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कितने अंतर हैं, ठीक है। अब पहला प्रश्न पढ़ेंगे, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो आप पहले जानेंगे केंद्र सरकार के बारे में कि केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, फिर आप बताएंगे उनकी संस्थाओं के बारे में। तो बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर पढ़ती हूँ। किसी राष्ट्र की वह सर्वप्रधान सरकार या शासन सत्ता जिसका प्रमुख स्थान उसकी राजधानी में होता है और जो संपूर्ण देश पर शासन करती है, केंद्र सरकार कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ केंद्र सरकार के बारे में। अब केंद्र सरकार की प्रमुख संस्थाएं, पहली है विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती है, दूसरी है कार्यपालिका जो कानूनों का पालन करवाती है, और तीसरी है न्यायपालिका, कानूनों की सही समीक्षा करती है तथा कानूनों का पालन न करने वालों को दंड भी देती है। ये हुआ बच्चों आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, टैक्स एकत्रित करना आदि कार्यों की जिम्मेदारी होती है। किस पर होती है बच्चों? सरकार पर। ये सभी कार्य सरकार में निहित राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं? जो हमारी तीनों संस्थाएं हैं ये जब प्रमुख निर्णय लेती हैं तो इसमें कौन कौन अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, आंसर है इसका, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में प्रमुख अधिकारी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब कौन कौन अधिकारी हैं? तो पहला देखिए, राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दूसरे हैं प्रधानमंत्री देश का प्रधान होता है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, ठीक है। और तीसरा है बच्चों संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर बनती है। तो ये 3 अधिकारी हैं जो सरकार द्वारा लिए गए फैसले होते हैं उनमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये 3 संस्थाएं भी कही जा सकती हैं और ये अधिकारी भी कहे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? तो देखिए, लोकसभा व राज्यसभा संसद के 2 दल होते हैं, लेकिन दोनों के बीच अंतर भी है ना। संसद के ही दोनों दल होते हैं,
है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर भी है। पहला क्या है, सामान्य कानून को पारित करने में यदि मतभेद होता है तो लोकसभा को प्राथमिकता दी जाती है, एक तो ये अंतर है। दूसरा है, लोकसभा को अधिकार होता है कि वह राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझावों को माने या ना माने, ये दूसरा अंतर हुआ। और तीसरा हुआ बच्चों, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और आज के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सभी प्रश्न पसंद आए हैं, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।